दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोगों की स्टडी कैसी चल रही है? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से दमखम के साथ और दिल और दिमाग दोनों से आप अपनी स्टडी में लगे होंगे और इस बार नेट और जीआरएफ और आपके जो एग्जाम है कंपटीशन एमए वगैरह सारा आप निकाल लेंगे। ठीक है ना? तो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। आज कार्ल मार्क्स करते हैं। ठीक है ना? क्या कार्ल मार्क्स करते हैं? बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। कार्ल मार्क्स 1, कार्ल मार्क्स 2। इसकी पीपीटी बनाने में ही मुझे बहुत टाइम लगा और फिर भी ये जो जरूरी चीज थी मैंने इसके अंदर दी है। उसके अलावा तो मुझे लगेगा कहीं पे आपको कुछ बताना है, समझाना है, तो मैं उसको मेंशन कर दूंगा। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स अगर आप समझ जाते हैं तो एक मार्क्सवादी जो है मार्क्सवाद का जो ये कॉन्सेप्ट है वो आपको आपका थ्योरी में भी हेल्प करेगा, आपका कंपैरेटिव में भी हेल्प करेगा, और जब आप इवन पढ़ने जाएंगे, आईआर पढ़ने जाएंगे, तो वहां पे भी आपको हेल्प करेगा। क्योंकि मार्क्सवाद का एक जो कॉन्सेप्ट है वो उसको सारे मार्क्सवादी फॉलो करते हैं। थोड़ा बहुत जरूर चेंजेस किया नव मार्क्सवादियों ने, लेकिन फिर भी हर कोई इसको फॉलो करता है। ठीक है ना? तो इसको समझने में जब आप क्या बोलते हैं चीन का पढ़ेंगे, चीन के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ की शासन प्रणाली के बारे में, तो वहाँ पे भी आपको ये हेल्प करेगा आपको हर जगह। ठीक है ना? तो आप इसको ध्यान से समझ रहे हैं। ठीक है? पता नहीं, आज थोड़ा सा कंप्यूटर जो है ना, उसका मिजाज इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा मेरा है। थोड़ा सा पीपीटी इस बार बड़ा बनाया तो शायद इस वजह से भी ये कंप्यूटर स्लो हो रहा होगा, क्योंकि जितना बड़ा पीपीटी होता है ना, तो उतना ही ये कंप्यूटर ना स्लो हो जाता है ना दोस्तों। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमने करना है तो फिर करना है, कोई कोई ऑप्शन है नहीं, ऐसे ही करना है ना? फाइल भी काफी बड़ी हो गई, इस वजह से ये काफी जगह दे रहा है, बट कोई नहीं, हमारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों, कार्ल मार्क्स, ठीक है ना? थोड़ा सा कार्ल मार्क्स के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है? समाज का आर्थिक व भौतिक, ठीक है ना, क्या करता है ये? आर्थिक व भौतिक विश्लेषण करता है मार्क्सवाद। ठीक है ना? मार्क्सवाद इससे पहले जो थे, किसी ने आदर्शवादी किया, किसी ने आपका जो है आपका सामाजिक किया और व्यक्तिवादी किया। ठीक है ना? इस तरह का विश्लेषण किया है समाज का, लेकिन इसने क्या है, समाज का आर्थिक और भौतिक विश्लेषण किया है। क्या कहता है? आर्थिक, मतलब आर्थिक तत्वों को इसने प्रधानता दी, आर्थिक और भौतिक तत्वों को। ठीक है ना? इसी वजह से क्या कहा जाता है, समाज का इसने आर्थिक और भौतिक विश्लेषण किया है मार्क्स ने। ठीक है ना? कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1828 को राइन प्रांत, जर्मन के राइन प्रांत में हुआ दोस्तों। राइन प्रांत के त्रिवेन में हुआ। कार्ल मार्क्स की उच्च शिक्षा बोन विश्वविद्यालय में हुई। तो इसको याद रखना दोस्तों, ये तुम्हें आपको हेल्प कर सकती है। ठीक है ना? जब कभी आएगा ना कि भाई किसका संबंध किस विश्वविद्यालय से था, तो वहां पे ये आपका याद रखना है कि कार्ल मार्क्स को बोन के साथ मिलाना है। ठीक है? कार्ल मार्क्स बर्लिन में प्रोफेसर बनना चाहते थे। कहाँ बनना चाहते थे दोस्तों? बर्लिन में क्या बनना चाहते थे? प्रोफेसर। जैसा कि आप सब भी प्रोफेसर बनना चाहते हो। ठीक है ना? मैं भी बनना चाहता हूँ, आप सब भी बनना चाहते हो, पर अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण प्रोफेसर नहीं बन सका। क्या? प्रोफेसर न बन सके। ठीक है ना? तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि इनके विचार इतने ज्यादा क्रांतिकारी थे कि राज्य को इनसे खतरा लगने लग गया था। क्या? राज्य को खतरा महसूस होने लग गया था। इसीलिए भाई ये इनको
थोड़ा सा साइड करके ही लिया, ठीक है ना। 1843 में मार्क्स पेरिस चले गए। अब क्या भाई, ये आपका अगर वो प्रोफेसर तो बन नहीं पाए, तो ये कहाँ चले गए, पेरिस में चले गए और वहां पेपर का कार्य आरंभ किया, मतलब प्रिंटिंग वगैरह का काम इन्होंने चालू कर दिया। 1848 में जर्मनी के फ्रांसिस्को में जहर बचर, क्या जहर बचर एक आपका पत्रिका है, न्यूज़पेपर है, उसके क्या बने, संपादक बन गए, ठीक है। परंतु मार्क्स को उनके क्रांतिकारी विचारों के कारण यहाँ भी नौकरी से निकाल दिया गया। दोस्तों होता है क्या है कि इसके विचार क्रांतिकारी थे, तो ये क्या करते थे कि पेपर्स में अपने क्रांतिकारी विचारों को लिखा करते थे। तो इस वजह से क्या हो गया कि भाई वहां पे भी क्या बोलते हैं, इनको नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि इनके विचार जो थे क्रांतिकारी थे, ठीक है ना। इसके पश्चात मार्क्स की मुलाकात एंगल्स से हुई, ठीक है ना। ये आप इनके में लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, ठीक है। क्या इसके पश्चात मार्क्स है, ठीक है ना, इसको कर लेना। 1845 तक ब्रुसेल्स में रहे, कहाँ रहे, ब्रुसेल्स में रहे, मैं तो नहीं है इसका कहाँ रहे। मार्क्स ने 1849 में लंदन चले गए, ठीक है जी। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने लंदन में ही गुजारे। उस समय उनके संग आर्थिक समस्या भी चल रही थी। तो एक्चुअली दोस्तों इन्होंने इतना मतलब ये इतनी तंगी की हालत में थे ना कि मतलब जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। आपको लगेगा कि इतने बड़े विचारक है, जरूर इनके पास बहुत पैसा रहा होगा, बहुत संपत्ति रही होगी, लेकिन नहीं दोस्तों, इनकी हालत बहुत खराब थी। इनकी माता जी ने ये कहा था कि अगर क्या बोलते हैं, यहाँ तक कह दिया था कि ये उतना ही पैसा कमाते हैं कि जितना शायद अखबार वगैरह, मतलब जिनकी जो भी कमाते थे ना, वो सारा का सारा पैसा उसी में ही चला जाता था, खर्चे में ही चला जाता था, इनके पास बचता वगैरह कुछ नहीं था, ठीक है ना। और उनकी माता जी ने भी इनसे संबंधित कुछ कहा था, लेकिन उसका इतना वो महत्व नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। ये अराजकतावादी मिखाइल बाकुनिन को चुनाव में हराकर अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन के अध्यक्ष बन गए, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, किसको हराया इन्होंने, अराजकतावादी मिखाइल बाकुनिन को, ठीक है ना। तो आपसे अगर कोई पूछे कि अराजकतावादी विचारक कौन कौन है, तो उसमें मिखाइल बाकुनिन का नाम भी आप जोड़ लेना, ठीक है ना। अराजकतावादी शांति व लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, नैतिकतावाद का समर्थन करते हैं, छोटे छोटे स्वायत्त समूहों का समर्थन करते हैं, मार्क्सवाद भौतिकतावाद का समर्थन करता है और आधुनिकता व क्रांति का तकनीकी विकास का समर्थन करता है, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या अराजकतावादी क्या क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, ठीक है। अराजकतावादी जो है वो किसका, राज्य का विरोध करते हैं, वो राज्य को पसंद नहीं करते, क्योंकि राज्य जो है क्या करता है, दमन करता है, शोषण करता है, ठीक है। और मार्क्सवाद भी क्या है, मार्क्सवाद भी यही बात मानता है कि राज्य क्या है, कि भाई राज्य शोषण करता है और क्या बोलते हैं, अमीरों के पक्ष में, पूंजीपतियों के पक्ष में कार्य करता है, ठीक है ना। दोनों ही निजी संपत्ति, देखो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही, आपका कौन अराजकतावादी और मार्क्सवाद, ठीक है ना। मार्क्सवाद ये दोनों ही क्या करते हैं, निजी संपत्ति का विरोध करते हैं और धर्म का विरोध करते हैं, ठीक है, धर्म का विरोध करते हैं, ठीक है। मार्क्स की रचनाओं को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो युवा और एक तरुण मार्क्सवाद, ठीक है। सॉरी, युवा या तरुण मार्क्सवाद या प्रौढ़ मार्क्सवाद, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या युवा या तरुण मार्क्सवाद सभी प्रकार के शोषण का विरोध करता है। सभी प्रकार का शोषण का मतलब हो गया आर्थिक, क्या होगा दोस्तों, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और उसके बाद क्या हो गया आपका सांस्कृतिक। तो मतलब कहने का मतलब है जो युवा मार्क्स है वो हर तरह के शोषण का विरोध करता है, चाहे वो शोषण आर्थिक हो, चाहे वो समाज के स्तर पे हुआ हो, चाहे राजनीति से संबंधित हो या संस्कृति से संबंधित शोषण हो, उसका विरोध करता है। किंतु दोस्तों जो आपका प्रौढ़ आपका मार्क्सवाद है वो क्या करता है, वो सिर्फ आर्थिक शोषण का विरोध करता है। किसका करता है, आर्थिक शोषण का विरोध करता है। तो ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आपका युवा मार्क्सवाद निम्नलिखित में से किसका विरोध करता है। तो कौन सा होगा, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के शोषण का विरोध करता है, ठीक है ना। इसमें एकाकीपन का सिद्धांत देता है, क्या है, स्रोत, आर्थिक व
दार्शनिक पांडुलिपियां 1844 में पोर्ट के मार्क्सवाद। अब इसकी जो पांडुलिपियां थी किसमें मिलती हैं? आपकी आर्थिक व दार्शनिक पांडुलिपियां 1844 में मिलती हैं, ठीक है ना। और क्या करते हैं इस प्रौढ़, क्या बोलते हैं, प्रौढ़ अवस्था में क्या बोलते हैं, मार्क्स अर्थव्यवस्था के महत्व को बताता है। किसको बताता है? अर्थव्यवस्था के। मैंने आपको बताया ना कि प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ मार्क्सवाद जो है वो क्या बताता है? आर्थिक चीजों पे बल देता है, आर्थिक शोषण पे का वो के बारे में बताता है। वही युवा जो युवा या तरुण मार्क्सवाद है वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो शोषण होते हैं उनको बल देता है। और आपका प्रौढ़ मार्क्सवाद वो सिर्फ किसका? आर्थिक शोषण पे बल देता है, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था के महत्व को बताता है, आर्थिक समानता को महत्व देता है, आर्थिक समानता को भी महत्व देता है। और इसका स्रोत क्या है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है ना। तो एक चीज और आप देखेंगे कि भाई तरुण मार्क्सवाद का संबंध किससे है? तो वो बुक है उसकी आर्थिक व दार्शनिक पांडुलिपियां, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछता है कि भाई क्या बोलते हैं कि प्रौढ़ मार्क्सवाद का संबंध किस रचना से, तो वो है आपका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से, ठीक है ना। अब मार्क्सवाद और एंगल्स ने कुछ साथ साथ में रचनाएं की हैं। क्या की है? रचनाएं की है, ठीक है। द होली फैमिली ऑन इंडिया, जर्मन आइडियोलॉजी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है ना। अराजकतावादी पौधों की रचना है एक फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। क्या है? फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। और इसके विरोध में मार्क्स ने अपनी पुस्तक लिखी है। क्या लिखी है? पॉवर्टी फिलॉसफी, ठीक है ना। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी लिखी है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। एकाकीपन का सिद्धांत क्या है? कि एकाकीपन का सिद्धांत ये है, एकाकीपन का सिद्धांत का मतलब ये कि दोस्तों आदमी क्या होता है कि जब उत्पादन करता है ना तो आप वो कहता है कि भाई तो आदमी उत्पादन करते करते क्या हुआ कि पहले तो क्या बोलते हैं आपका प्रकृति से अलग हो जाता है, ठीक है ना। प्रकृति से अलग हो जाता है, फिर क्या बोलते हैं उसके बाद क्या बोलते हैं वो अपने साथियों से अलग हो जाता है। साथियों से अलग हो जाने के बाद क्या बोलते हैं वो आपका अपने आप से अलग हो जाता है। तो क्या होता है? वो बिल्कुल अलग थलग हो जाता है, अकेला हो जाता है। तो यही है एकाकीपन का सिद्धांत, ठीक है ना। क्या है? यही एकाकीपन का सिद्धांत है दोस्तों। तो इस तरह की बात करता है आपका कार्ल मार्क्स, ठीक है ना। तो क्या कहता है कि भाई क्या होता है एकाकीपन का सिद्धांत? क्या कहता है कि भाई आदमी क्या होता है काम करते करते एक क्या बोलते हैं मशीन बन जाता है। पहले वो क्या बोलते हैं प्रकृति से अलग हो जाता है, समाज से अलग हो जाता है, प्रकृति से अलग हो जाता है, अपने जो साथ में काम करने वाले यार दोस्त होते हैं उनसे अलग हो जाता है, और क्या बोलते हैं अंत में वो खुद से भी अलग हो जाता है, ठीक है। अब मार्क्स के बाद की कुछ रचनाएं हैं, ठीक है ना। इनकी ऐसे द पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ, ठीक है ना। तो ये क्रिटिक ऑफ लीगल फिलॉसफी, तो ये वाली मैं इन पे टिक लगा देता हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऑन द जूलियस क्रिश्चियंस है 1843 में है। नोट्स ऑन द जेएस मिल, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द होली फैमिली आपकी क्या बोलते हैं ये इसने उसके संग लिखी हुई बुक है, क्या बोलते हैं आपका एंगल्स के साथ लिखी गई पुस्तक है, ठीक है ना। तो इसको भी याद रख लेना कि आपसे ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर नहीं लिखी है, ठीक है ना। थीसिस ऑफ फायरबॉक, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द जर्मन आइडियोलॉजी है, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी है, लेबर वेज कैपिटल है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है ना, ठीक है। द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ सकते हैं क्वेश्चन। द एथिक ऑफ लुइस नेपोलियन, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। यूएस सिविल वॉर है, द सिविल वॉर इन फ्रांस है, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। अगर तो बैक चला गया, ठीक है। इसके बाद वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट है। दास कैपिटल सबसे ज्यादा फेमस कृति है इनकी, ठीक है ना। कौन सी है इनकी सबसे ज्यादा फेमस रचना है? तो इसको क्या हो गया आज कुछ भी मतलब अजीब सा व्यवहार होगा। तो चाहता नहीं कि मैं पढ़ाऊं, लेकिन मैं तो पढ़ा के रहूंगा। अभी अपने आप ठीक हो जाएगा, परेशान मत होइए। ये इम्पोर्टेंट पुस्तक है, सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक है इनकी जिंदगी की। द गोथा प्रोग्राम,
ठीक है, तो इसको याद रख लेना। द क्रिटिक ऑफ हीगल फिलोसफी के अंदर से धर्म को अफीम की गोली कहा है, किसने कहा है? मार्क्स ने कहा है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि अपनी किस पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम की गोली कहा है। तो ये बातें याद रखना, द क्रिटिक ऑफ हीगल फिलोसफी, ठीक है ना दोस्तों। ऑन जूलियस क्रिश्चियन, संपत्ति से संबंधित है, ये किससे संबंधित है? संपत्ति से संबंधित है ये वाली पुस्तक, जूलियस ऑन द जूलियस क्रिश्चियन, ठीक है ना। थीसिस ऑन फायरबाग, भौतिकतावाद से संबंधित है लिखी गई पुस्तक है, थीसिस ऑन फायरबाग, ठीक है ना। द एड्री ऑफ लुइस नेपोलियन, राज्य की आलोचना करता है अपनी इस पुस्तक के अंदर। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि अपनी किस पुस्तक में मार्क्स द एड्री ऑफ लुइस सॉरी अपनी किस पुस्तक में मार्क्स राज्य की आलोचना करता है। तो आपको याद रखना है द एड्री ऑफ लुइस नेपोलियन, ठीक है ना। इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस मैं अपने उत्तर दूंगा आपको, ठीक है ना। मार्क्स ने के सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास क्या है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है एक, ठीक है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या है, और क्या होता है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। तो चार जो है इसके इन्होंने सिद्धांत दिए हैं। क्या दिया है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या की है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया है। तो अगले आधे घंटे लगभग हम लोग इन चार सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। सबसे बहुत जरूरी है कि आप मेरे से क्लास लेने के बाद ये सारी चीजें बुक्स में जरूर पढ़ें। क्या आप मेरे से क्लास लेने के बाद ये सारी चीजें बुक्स में जरूर पढ़ें, अन्यथा फिर आपको समझ में आएगा नहीं, या फिर आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगा, आप कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये पढ़ने के बाद आपको इसमें बुक्स में जरूर पढ़ना है, ठीक ना। ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। क्या है? द्वंद्वात्मक, ये गलत लिखा, द्वंद्वात्मक गलत लिखी गया है, भौतिकवाद, ठीक है ना। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत हीगल से लिया है दोस्तों। किससे लिया है? हीगल और फायरबाख, ये बात है दोस्तों, फायरबाख है, फायरबाख से प्रभावित होकर दिया है, ठीक है ना। हीगल का द्वंद्वात्मक प्रकृति को स्पष्ट करता है। क्या करता है? प्रकृति को स्पष्ट करता है, सृष्टि के विकास को स्पष्ट करता है, ठीक है ना। और फायरबाख का जो से प्रभावित होकर उसने सृष्टि के मूल तत्व को सूचित करता है, ठीक है ना। मार्क्स कहता है मेरी द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल की पद्धति से न केवल भिन्न है बल्कि ठीक उससे उल्टी है, ठीक है ना। मार्क्स सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ को मानता है और मनुष्य ने ईश्वर का निर्माण किया। ये गलत है शायद। साम्यवाद के निर्माण के बाद समाज का विकास रुक जाएगा, ठीक है। और हीगल के अनुसार सृष्टि का मूल तत्व क्या है? अब दोस्तों से आपने मेरी हीगल वाली क्लास ली होगी तो आपको पता चलेगा कि भाई हीगल क्या कहता है कि भाई सृष्टि का मूल तत्व क्या है? विश्व आत्मा है, ठीक है। क्या है? विश्व आत्मा है। और उसने द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया। उसमें क्या कहता है कि भाई क्या होता है? वाद आता है, प्रतिवाद आता है, फिर क्या आता है? संवाद आ जाता है, ठीक है ना। तो मतलब एक प्रकार का द्वंद्व चलता रहता है और इसी चीज को वो क्या करता है? राज्य पे लागू करता है कि भाई वाद प्रतिवाद संवाद करके क्या बोलते हैं? राज्य क्या होगा कि एक द्वंद्वात्मक पद्धति के थ्रू आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब क्या बोलता है कि अब ये मार्क्स क्या कहता है? मार्क्स क्या कहता है कि भाई जो मूल तत्व है ना वो हीगल तो कहता है सृष्टि है, लेकिन क्या बोलते हैं आपका जो कार्ल मार्क्स है वो किसको कहता है? वो कहता है आपका आर्थिक तत्व को कहता है। क्या कहता है? तत्व को कहता है, आर्थिक तत्व को कहता है कि भाई आर्थिक तत्व जो है, ठीक है ना, वही क्या है? जो पदार्थ है, जो तत्व है, वही क्या है? आपका मूल तत्व है। क्यों? क्योंकि इसी के दम पे ही आगे चल के क्या होता है कि भाई आपका राज्य का निर्माण हो जाता है, सारी व्यवस्था सब कुछ इसी के ऊपर ही चलती है, आर्थिक तत्व के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पे ये गलत लिख गया तो इसको आप नोट मत करना, ठीक है। ईश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया, सृष्टि का विकास कभी नहीं रुक सकता। अब हीगल क्या कहता है कि भाई ये जो द्वंद्वात्मक प्रतिवाद समाज है कभी रुक नहीं सकता, ये चलता रहेगा। उसी तरह से क्या है कि भाई सृष्टि का भी विकास कभी नहीं रुकेगा, सृष्टि आगे बढ़ती रहेगी, आगे जाती जाएगी और अच्छा और बेहतर और अच्छा और बेहतर होता जाएगा। लेकिन क्या होता है? मार्क्स क्या कहता है? तो मार्क्स कहता है कि भाई जब साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी, ठीक है ना, क्या होगा? समाजवाद क्या बोलते हैं आपका जो मजदूर वर्ग है वो उत्पादन के साधनों पे कब्जा कर लेगा
और फिर क्या बोलते हैं आपका क्या साम्यवादी सरकार का निर्माण कर देगा। तो उसके बाद क्या होगा कि राज्य की जो विकास है वो रुक जाएगा, क्योंकि फिर विकास की आवश्यकता ही नहीं होगी, राज्य अपने उस पे चरम पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी बात कहते हैं आपका मार्क्स। तो आप डिफेंस दोनों के बीच में क्या है कि भाई वो आपका सृष्टि के मूल तत्व किसको कहता है, विश्वात्मा को कहता है हीगल, लेकिन मार्क्स जो है वो मूल तत्व किसको कहता है, पदार्थ को कहता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, हीगल कहता है कि भाई राज्य का विकास कभी नहीं रुक सकता। क्या राज्य का विकास कभी नहीं रुक सकता, ये निरंतर चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन मार्क्स क्या कहता है कि भाई जो क्या बोलते हैं राज्य का जो विकास है वो जब साम्यवादी सरकार की स्थापना हो जाएगी, साम्यवादी है ना राज्य की स्थापना हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा कि आपका सृष्टि का विकास या राज्य का विकास वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। मार्क्सवाद भौतिकवाद के 3 मूल नियम देता है। क्या देता है, विपरीत की एकता व संघर्षों का नियम देता है, प्रत्येक समाज में एकता के साथ संघर्ष पाया जाता है, ठीक है ना। ये मार्क्सवाद कहता है जिससे नए समाज का निर्माण होता है। इस नियम को लेनिन ने प्रतिपादित किया। तो ये याद रखना दोस्तों, ये नियम किसने दिया, विपरीत की एकता व संघर्ष का नियम किसने दिया, लेनिन ने दिया। क्योंकि एक समाज है उसके अंदर क्या है कि भाई एकता भी है और संघर्ष है, और संघर्ष जब होता है तो क्या होता है कि एक संघर्ष से क्या, इन सब चीजों से, एकता और संघर्ष से क्या होता है कि नए राज्य का निर्माण होता है, ठीक है ना। मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन का नियम, ठीक है ना। सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं। क्या, अब क्या कहेगी, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं, मात्रात्मक होते हैं, जिससे समाज में बदलाव नहीं होता है। लेकिन आर्थिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। क्या होते हैं, गुणात्मक होते हैं, जिससे समाज में बदलाव आ जाता है। अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तन को मार्क्स क्रांति कहता है, ठीक है ना। अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि भाई कार्ल मार्क्स क्या कहता है, आर्थिकता को ज्यादा महत्व देता है। आर्थिकता को ही मतलब पूरे शासन, राजनीति, इन सब चीजों को में होने वाले परिवर्तन किसके आधार पर होते हैं, आर्थिक क्षेत्र में अगर कोई परिवर्तन होता है, कार्ल मार्क्स का कहने का मतलब ये कि आर्थिक क्षेत्र में अगर आपने कोई परिवर्तन कर दिया तो उसका प्रभाव आपका हर जगह पड़ेगा। लेकिन आपने समाज में कोई परिवर्तन कर दिया, या क्या बोलते हैं, आपने सामाजिक परिवर्तन कर दिया, आपने सांस्कृतिक परिवर्तन कर दिया, राजनीतिक परिवर्तन कर दिया, उससे समाज में कोई खास बदलाव नहीं होगा। लेकिन आपने जैसे आर्थिक क्षेत्र में कोई भी बदलाव किया तो उसका क्या है, उसका परिवर्तन गुणात्मक होगा और उसका असर पूरे समाज पे पड़ेगा, ऐसा मार्क्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन क्या है, मात्रात्मक है। मतलब उससे कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में परिवर्तन होगा, ठीक है, लेकिन इससे समाज में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप आर्थिक क्षेत्र में कोई परिवर्तन करोगे तो वो गुणात्मक है, तो उससे क्या होगा कि समाज ही पूरा बदल जाएगा, ठीक है ना। क्या, समाज ही बदल जाएगा। तो इसी चीज को कार्ल मार्क्स मानते हैं। और अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं क्रांति। अब अरस्तु जो था वो क्या कहता था क्रांति के बारे में, तो आप याद कीजिएगा, आपने मेरी क्लास देखी होगी। तो अरस्तु जो है कि क्या बोलते हैं, शासन की किसी व्यवस्था में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, और क्या बोलते हैं शासन के किसी हिस्से में हो जाए, या फिर सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पूरी बदल जाए, इन सब चीजों को क्रांति से जोड़ता है। लेकिन यहाँ क्या कहता है कि भाई आर्थिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को क्रांति मानता है मार्क्स, ठीक है ना। मार्क्स के अनुसार क्रांति सामाजिक परिवर्तन का अनिवार्य माध्यम है। अब भाई समाज में अगर परिवर्तन, मार्क्स कहता है कि अगर भाई समाज में अगर कोई परिवर्तन करना है तो उसका माध्यम क्या है, सिर्फ क्रांति है, ठीक है ना। क्या है, क्रांति है। समाज में परिवर्तन का माध्यम क्या है, क्रांति है, और किसी तरीके से परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक है। तीसरा क्या है, निषेध का निषेध नियम। क्या है, निषेध का निषेध नियम। ये प्रथम नियम पर आधारित है, मतलब इस पे विपरीत की एकता और संघर्ष पे नियम पर आधारित। अर्थात प्रत्येक समाज में संघर्ष पाया जाता है, मतलब हर एक समाज में संघर्ष है। इस संघर्ष को रोकने के लिए नया समाज का निर्माण होता है। अब भाई जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई संघर्ष रोकना है तो आपको नए राज्य का निर्माण करना होगा, और नए समाज में भी संघर्ष आ जाता है। क्या आता है, कुछ समय के बाद नए समाज में भी संघर्ष आ जाता है। जब समाजवाद आता है तो ये संघर्ष रुक जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई समाज में परिवर्तन होता रहेगा। मार्क्स ये मानता है कि समाज में परिवर्तन होता रहेगा, लेकिन जैसे समाजवाद आ जाएगा या साम्यवादी राज्य की सरकार की स्थापना हो जाएगी तो क्या होगा, ये परिवर्तन रुक जाएगा। तो ऐसी बात ये कहता है, ठीक है ना। निषेध का निषेध नियम, मतलब कि संघर्ष आता रहेगा बार बार, ठीक है ना, जरूरी है वो, मतलब आता रहेगा जब तक कि साम्यवादी सरकार की स्थापना ना हो जाए, ठीक है ना। मार्क्सवाद की आलोचना क्या है कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मौलिक नहीं है, ठीक है ना। क्या ये मौलिक नहीं है,
इसके विचार हीगल और फायरबाख से प्रभावित है। मतलब इसने जो अपने विचार लिए हैं वो हीगल और फायरबाख से लिए हैं, इसका अपना विचार नहीं है ये भौतिकतावाद का, ठीक है ना। सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ को बताता है, जबकि इस विषय पर अभी तक विद्वानों में मतभेद है। तो अभी तक लोगों को इस विषय में मतभेद है, जहां आपका क्या बोलते हैं, हीगल कहता है कि भाई आपका मूल तत्व क्या है, विश्व आत्मा है, चेतन पदार्थ है। वहीं पे मार्क्स क्या कहता है, सृष्टि का मूल तत्व क्या है, पदार्थ है, मतलब आर्थिकता को महत्व देता है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई बहुमत निकल के नहीं आया कि किसी ने, सब लोगों ने या ज्यादातर लोगों ने मार्क्स के इस विचार का समर्थन कर दिया, ठीक है। मार्क्स सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तनों की उपेक्षा करता है। तो ये क्या कहता है, भाई आर्थिक क्षेत्र में अगर कोई परिवर्तन होगा ना, आर्थिक क्षेत्र में अगर कोई परिवर्तन होता है तभी समाज में बदलाव आता है, तभी समाज में बदलाव आता है। लेकिन नहीं दोस्तों, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी होने वाले परिवर्तन से बदलाव आता है। दोस्तों आपने देखा होगा, अगर सत्ता परिवर्तन हो जाती है, बीजेपी की जगह कांग्रेस आ जाती है, कांग्रेस की जगह बीजेपी आ जाती है, या कोई और दल आ जाता है, तो कैसे परिवर्तन आ जाता है पूरे समाज पे। आप दिल्ली की गवर्नमेंट को देखते हैं, दिल्ली की गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आना एक राजनीतिक परिवर्तन था। लेकिन दोस्तों उससे फर्क क्या पड़ा समाज के ऊपर, दिल्ली के अंदर क्या बोलते हैं, आज के देखा जाए तो ये सरकार क्या करती है कि शिक्षा पे और आपका स्वास्थ्य पे ज्यादा खर्चा करती है, ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य पे ज्यादा खर्च करती है, बिजली बहुत सस्ती देती है, पानी फ्री में देती है, तो समाज कल्याणकारी कार्य करती है, ठीक है ना। आप देखते हो, आप बीजेपी की गवर्नमेंट को देखते हो, तो वो क्या है कि भाई उसके आने से थोड़ा सा महंगाई ज्यादा बढ़ी है, लेकिन उसका रीजन ये है कि भाई वो ज्यादा से ज्यादा आपका कर एकत्रित करके समाज के लिए कुछ और अच्छे लेवल पे बड़े काम करना चाहते हैं, इस वजह से थोड़ा सा महंगाई आई है। लेकिन आप आम आदमी पार्टी की सरकार देखते हैं तो वो उस बुनियादी सुविधाओं पे ज्यादा जोर देते हैं, शिक्षा और आपका स्वास्थ्य पे ज्यादा जोर देते हैं। तो ये जाहिर सी बात है दोस्तों कि भाई सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तनों से भी क्या बोलते हैं, परिवर्तन आता है। जबकि मार्क्स मानता है कि आर्थिक क्षेत्र में अगर कोई परिवर्तन होगा तभी समाज में परिवर्तन आएगा। मार्क्स सिर्फ आर्थिक परिवर्तन को मत देता है। अभी हमने इसी बात की चर्चा की, परंतु मार्क्स इन विचारों को कल्याणकारी राज्य का विचार देता है। ये मार्क्स क्या कहता है कि भाई ये कल्याणकारी राज्य का विचार देता है, ठीक है ना। तो ये है नहीं कल्याणकारी। क्या खत्म हो गया क्या यहाँ पे? आई थिंक कि स्लाइड खत्म हो गई है। खैर कोई नहीं, हम थोड़ा सा और इसमें डिटेल से डिस्कशन करेंगे। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है ना, कंप्यूटर पता नहीं क्यों। आई थिंक हाँ, स्लाइड खत्म हो गई। चलो दोस्तों, एक और इसमें स्लाइड जोड़ के कुछ थोड़ी और चीजें इसमें समझ लेते हैं।
ऐतिहासिक भौतिकवाद, ठीक है ना। भौतिकवाद दोस्तों, मार्क्स जो है ना वो कहता है कि समाज जो है ना शुरू से ही मतलब इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करता है। क्या कहता है कि भाई आपका जो इतिहास में शुरू से ही दो वर्गों में बटा रहा है, ठीक है ना। क्या दो वर्गों में बटा रहा है। अगर क्या बोलते हैं शुरू के पहले देखते हैं तो क्या बोलता है, स्वामी है, एक तरफ स्वामी है, एक तरफ दास है। दूसरी तरफ फिर उसके बाद क्या है, सामंतवाद है, ठीक है। और उसके बाद किसान है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद पूंजीपति है, और दूसरी तरफ क्या है आपका श्रमिक वर्ग है। तो इसने पूरे इतिहास को क्या किया है कि दो वर्गों में विभाजित कर दिया है। क्या किया है, दो वर्गों में पूरे इतिहास को विभाजित कर दिया है, ठीक है ना। और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की है, कहा है कि भाई इसमें दोनों वर्ग के बीच में संघर्ष पाया जाता है। संघर्ष क्यों पाया जाता है दोस्तों, क्योंकि एक वर्ग के पास उत्पादन के साधन और संपत्ति होती है, दूसरा जो होता है आपका वो निर्धन होता है, गरीब होता है, उसके पास आपके बहुत कम साधन होते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या बोलते हैं, स्वामी है, दास है। स्वामी क्या करता है, स्वामी के पास सारी संपत्ति होगी, संपत्ति होगी तो उसके पास पावर होगी, ताकत होगी, और दास को वो हमेशा गुलाम बना के रखेगा, उससे काम करवाएगा, और उसको उचित वेतन, उसको वेतन नहीं देगा, या देगा भी तो खाने पीने के नाम मात्र के देगा। तो इन दोनों के बीच में संघर्ष पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, संघर्ष पाया जाएगा। फिर इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक सामंती व्यवस्था आ जाती है अस्तित्व में। सामंती व्यवस्था जो होगी वो पिछली व्यवस्था से तो बेहतर होगी, लेकिन यहाँ भी क्या होगा कि भाई सारे के सारे उत्पादन के साधनों पे, ठीक है, कृषि किसका कब्जा होगा, वो होगा आपका जमींदारों का होगा, सामंतों का। सामंत क्या होंगे कि वो क्या बोलते हैं, किसानों से काम करवाएंगे, ठीक है, उनसे काम करवाएंगे, और उनको उचित उनका जो मेहनताना है वो नहीं देंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा कि इससे भी इसके बाद जो नई व्यवस्था आएगी, ठीक है, वो आएगी कौन सी, आपकी औद्योगिक व्यवस्था आ जाएगी, ठीक है ना। जिसमें क्या होगा कि एक तरफ श्रमिक होंगे और एक तरफ क्या होगा, एक तरफ पूंजीपति होंगे। पूंजीपति का उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होगा, और वो क्या करेंगे कि मजदूर जो श्रमिक हैं उनके श्रम का इस्तेमाल करेंगे, और क्या करेंगे कि उनका शोषण करेंगे, ठीक है, उनको उचित वेतन नहीं देंगे और उनका शोषण करेंगे। तो इससे क्या होगा कि फिर इनके मध्य में फिर संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना, इनके बीच में टकराव होगा। कि जाहिर सी दोस्तों, जब जिसका शोषण होता है तो वो आवाज तो उठाता ही है, तो उससे क्या होगा कि फिर उसके बाद ये संघर्ष चलेगा, और फिर क्या होगा कि मजदूर उनके खिलाफ वो कर देगा, और उनके ऊपर उत्पादन के साधनों पे कब्जा कर लेगा, ठीक है ना। तो ये तो हुई इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की कि इतिहास क्यों आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आर्थिक संसाधनों पर, भौतिक संसाधनों पर किसी एक का ही वो कब्जा बना रहता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, आपका जाता है आपका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो दो वर्ग हैं, शुरू से ही इतिहास में क्या बोलते हैं, दो वर्ग रहे हैं, इतिहास से लेकर अब तक पूरा का पूरा इतिहास दो वर्गों में डिवाइड रहा है। एक तरफ उच्च वर्ग रहा है आपका पूंजीपति वर्ग, और दूसरी तरफ कौन सा रहा है, एक निम्न वर्ग रहा है, शोषित वर्ग रहा है, और उनके बीच में संघर्ष होता रहा है। क्या होता रहा है, संघर्ष होता रहा है। तो यही है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ठीक है ना, कि दो वर्गों के बीच में उत्पादन के साधनों को लेकर, अपने सुविधाओं को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर जो संघर्ष हुआ है उसी को वर्ग संघर्ष कहा है, ठीक है ना। और ये आर्थिक आधार पर हुआ है संघर्ष दोस्तों, क्या हुआ है, आर्थिक आधार पर हुआ है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर जो है पूंजीपतियों का स्वामित्व था, और आपके जो क्या बोलते हैं, आपके जो श्रमिक वर्ग थे वो क्या बोलते हैं, अपने श्रम के जो उचित मूल्य है उससे वंचित थे, ठीक है ना। तो इसके बाद आपका ऐतिहासिक भौतिकतावाद, फिर उसके बाद वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मैंने आपको बता दिया, वर्ग संघर्ष। आप इसको बुक्स में जरूर पढ़ना, ठीक है ना, आप इसको बुक्स में जरूर पढ़ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसका होता है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ठीक है ना दोस्तों, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अभी अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है दोस्तों, कार्ल मार्क्स कहता है कि भाई क्या बोलते हैं, अगर जैसे किसी भी कोई वस्तु है, ठीक है ना, उसमें अगर क्या बोलते हैं उसमें कुछ चीजें लगी होती हैं, ठीक है, क्या होता है, श्रम लगता है, ठीक है ना, श्रम लगाकर उसका रूपांतरण हो जाता है, उसका क्या होता है, रूपांतरण हो जाता है, और उस वस्तु का रूपांतरण होने के बाद उसकी मूल्य में वृद्धि हो जाती है। क्या होता है, उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है दोस्तों। कि जैसे कि मान लो जैसे कोई कच्चा माल है, ठीक है, कोई कच्चा माल है, वो आपको 1 रुपए में मिला, ठीक है ना, आप उसको कारखाने में लगाते हैं, उसके ऊपर श्रमिक श्रम लगाता है, ठीक है, और उसका फिर क्या होता है कि उसका मूल्य का रूपांतरण हो जाता है
और वो महंगी हो जाती है। क्या हो जाती है? महंगी हो जाती है। वो हो जाती है, क्या बोलते हैं, वो सपोज करो 1 रुपए की चीज 10 रुपए में हो गई, ठीक है ना। तो उस कच्चा माल लिया उसने 1 रुपए का, और उसके बाद उसने उसमें कारखाने में उसको उसका रूपांतरण हुआ, उसका परिवर्तन हुआ, ठीक है ना, परिवर्तन हुआ, और वो 10 रुपए की वैल्यू बन गई, और उसमें श्रम 1 रुपए दे दिया गया श्रमिक को, ठीक है ना। तो 8 रुपए जो बीच में बचे ना, इसी की ही बात करता है कार्ल मार्क्स, इसी को ही वो कहता है अतिरिक्त मूल्य कहता है, ठीक है ना। अब कहता है क्या है कि अतिरिक्त मूल्य के अंदर साथियों होता क्या है कि जो पूंजीपति होते हैं वो उचित मूल्य नहीं देते हैं। अब मान लो कि भाई देखो ऐसा है कि आप अगर इस उत्पादन प्रक्रिया के अंदर देखोगे तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? वो है आपका श्रम। श्रम ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अलावा जो बाकी जो है वो इतने महत्व नहीं रखते हैं, क्योंकि बिना श्रम के तो उत्पादन हो ही नहीं सकता है। क्या हो सकता है? उत्पादन हो ही नहीं सकता है। श्रम सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है इसकी, ठीक है। और यहीं पे क्या होता है कि भाई यहीं पे ही क्या होता है कि पूंजीपति इसका मजदूरों का शोषण कर जाता है इसके नाम पे, ठीक है ना। अब मान लो सपोज कोई चीज है, ठीक है ना, पूंजीपति ने भाई एक 10 रुपए की कोई चीज खरीद ली, ठीक है ना, 10 रुपए की कोई चीज खरीद ली, ठीक है, और इसको उद्योग में लाके इस पे काम चालू हो गया, ठीक है ना। मान लो 10 रुपए की इसने 10 रुपए का कपड़ा खरीदा। क्या खरीदा है? 10 रुपए का कपड़ा खरीदा है। 10 रुपए का कपड़ा, धागा और बटन खरीदा, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे उद्योग में लगा दिया। अब उद्योगों में क्या होता है कि भाई इसको मिलाकर, धागा, कपड़ा, बटन को मिलाकर भाई एक शर्ट तैयार हो गई। शर्ट है, इसका मूल्य है 100 रुपए, ठीक है ना, 100 रुपए, ठीक है ना, 100 रुपए। तो भाई 10 रुपए का ये लगा है, ठीक है, और श्रम के लग गए 10 रुपए, ठीक है ना, श्रम के लग गए 10 रुपए। अब बचे 80 रुपए, क्या बोलते हैं, 80 रुपए का इसको लाभ हुआ है, किसको? पूंजीपति को। तो यही 80 रुपए जो है, इसी को ही अतिरिक्त मूल्य वो कहता है। क्यों? तो अतिरिक्त मूल्य कहता है, और वो कहता है कि भाई जो पूंजी होती है या मालिक होता है वो इतना अहम भूमिका नहीं निभाता है। सबसे ज्यादा अहम भूमिका तो ये श्रमिक निभाता है, क्योंकि श्रम लगता है। बिना श्रम के अगर ये श्रम नहीं लगता तो ये कपड़ा, धागा, बटन, शर्ट नहीं बन पाता। क्या? शर्ट नहीं बन पाता। अब दोस्तों होता क्या है कि पूंजीपति जो होता है ना, पूंजीपति सपोज करो क्या करता है कि 6 घंटे का कार्य श्रमिक करता है, ठीक है ना, श्रमिक 6 घंटे का कार्य करता है, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, श्रमिक 6 घंटे का कार्य करके अपना दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। पूर्ति मतलब वो 6 घंटे का कार्य करके उतना पैसा जरूर कमा सकता है कि जिससे उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, ठीक है ना। श्रमिक 6 घंटे का कार्य करके अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान जुटा सकता है। लेकिन पूंजीपति क्या होता है कि क्योंकि भाई देखो बेरोजगारी ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, तो पूंजीपति क्या करेगा कि भाई 10 घंटे काम करवाता है। क्या करता है? 10 घंटे काम करवाता है, और फिर दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसा देता है। क्या देता है? आरएस दे देता है, पैसा दे देता है। तो ये 6 घंटे में से 6, हालांकि होना क्या था कि 6 घंटे में ही उसको वो पैसे मिल जाने चाहिए थे, लेकिन 10 घंटे कार्य करने के पश्चात उसको वो पैसे मिले। तो कितना? 4 घंटे का फर्क आ गया ना। तो 4 घंटे का जो मूल्य बनता है ना, वही अतिरिक्त मूल्य है। क्या है? वही अतिरिक्त मूल्य है, ठीक है ना, अतिरिक्त मूल्य है। तो दोस्तों ये बात याद रखना, कुछ बुक्स में तो ये घंटे के हिसाब से बता रखा है, कुछ में ये बता रखा है कि भाई क्या बोलते हैं, कच्चे माल और श्रम का मूल्य, और उसके बाद वो जब उत्पादन हो जाता है तो उसमें जो मूल्य का फर्क आता है वो अतिरिक्त मूल्य कह देते हैं कहीं पे। तो कहीं पे ये कह देते हैं कि भाई जो एक्स्ट्रा काम करवाया गया है वहां पे इसको अतिरिक्त मूल्य कर देते हैं। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई कि अतिरिक्त मूल्य क्या है, वर्ग संघर्ष क्या है, ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं एक और इसकी वीडियो बना देता हूँ। ये काफी लंबी वीडियो होनी है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आप सोचो कि मैं जनरल लॉ को पूछो या उसकी तरह
छोटी वीडियो बना के काम चला लूं वो संभव नहीं है दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, एक और इसके बाद एक और वीडियो में अपलोड कर देता हूँ, ठीक है ना।